Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir, back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. इस चैप्टर में वील बी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से फॉरेन कंपनीज एंशिएंट इंडिया ट्रेड करने के लिए आई थी. बट व्हाट हैपेंड? They started getting indulged into the politics, territorial wars, ज़मीन की लड़ाइयाँ, अपनी पावर को कंसीव करने की efforts and all sort of things. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं that is ईस्ट इंडिया कंपनी comes ईस्ट इंडिया. 1600s की बात है. ईयर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड में बिजनेस लॉन्च करती है और वहाँ की क्वीन से, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ वन से एक रॉयल चार्टर, मतलब एक रॉयल ऑर्डर पास करवा लेती, साइन करवा लेती है कि अब इस कंपनी की पूरे इंग्लैंड में से सिर्फ ये कंपनी या पूरे ब्रिटिश रूल में से ये कंपनी ईस्ट इंडिया, जो कि इंडिया को कहा जाता था, यहां आके बिजनेस, ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकती है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दैट दे गॉट अ मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब आई गेस यू नो, एक ही पर्सन को सारे राइट्स दे दिए थे. इंग्लिश शिप्स अब इंग्लैंड से चलती है इंडिया आने के लिए. वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पार करती है. लंबी जर्नी है. केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे, मतलब हम साउथ अफ्रीका को भी देखते पार करते हुए फाइनली इंडियन ओशन तक पहुंचती है. लेकिन यहाँ सीन कुछ और है दोस्तों. यहाँ आके ये पता चलता है कि पोर्चुगल के पोर्चुगीज ट्रेडर्स ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं. इनफैक्ट उन्होंने गोवा नाम के एक शहर, नाउ हु डजंट लाइक नो गोवा, इट्स अ प्लेस टू बी. गोवा नाम के शहर को अपना गढ़ बना लिया है. 1498 में एक पोर्चुगीज ट्रेडर, ट्रैवलर, एक्सप्लोरर वास्को डी गामा भाई साहब ने एक सी रूट ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था इंडियन पेनिनसुला का, और गोवा एक टेरिटरी ऑलरेडी बन गई थी पोर्चुगीज लोगों की, पोर्चुगल की. सो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एकदम से लगा कि यार ये तो क्या हो गया. और कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना. उनको ये पता चलता है कि मार्केट में अभी डच और फ्रेंच सेलर्स और ट्रेडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं. सो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोबेबली केम अ बिट लेट, क्योंकि उसके लगभग 110 साल पहले ही ट्रेड रूट इंडिया का फाइनली ढूंढ लिया गया था, सी रूट, और लोग आ रहे थे, यहाँ पे ट्रेड चल रहा था. नाउ प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है. ये जितनी कंपनीज आई थी अलग अलग देशों की, they had interest in few same commodities. कुछ commodities सेम थी, जैसे इंडियन टेक्सटाइल, सिल्क और स्पाइसेस जैसे कि हम बात करते हैं, सिनेमन हो गया है आपका, कार्डमम हो गया है, क्लोव्स हो गए हैं, पेपर हो गए हैं. ये सारे स्पाइसेस जो थे ये, और सिल्क जो हमारा था इंडिया का, कॉटन लेटर ऑन की, ये चीज़ें यूरोपियन मार्केट में बेहतरीन डिमांड रखती थी. पीपल एक्चुअली वर रेडी टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, और इन कंपनीज के लिए इस ट्रेड में आना बहुत ही ज़्यादा लशियस हो गया था. एक तरीके से इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम. अब जब सब लोग एक कमोडिटी में बिजनेस करना चाहेंगे, जब सब लोग एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे,
तो जाहिर बात है ज़्यादा डिमांड के कारण चीज़ों के भाव भी बढ़ेंगे। हुआ यही, इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन स्पाइसेस के रेट सडनली बूम होने लग गए, प्राइस राइज होने लगा इन कमोडिटीज़ में। नाउ वंस द प्राइस राइज इज डन दोस्तों, एक ट्रेडर होता है, एक फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस, आप इकोनॉमिक्स में आगे समझेंगे, एक फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड फिर उस चीज़ की सेलेबिलिटी और ख़रीदारी काफ़ी टफ हो जाती है। आपने 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये में ख़रीद ली, ट्रेडर पहले उस 100 रुपये की चीज़ को मान लीजिए 110 रुपीज़ में बेचता था, अब वही चीज़ 500 रुपीज़ की हो गई है, ट्रेडर उसको मैक्सिमम कितना बेच पाएगा? तो इस कारण से ट्रेडर और रेट ऊपर नहीं कर पाएगा, या करेगा तो भी कितना करेगा, 2 रुपये 5 रुपये, क्योंकि लोग ऑलरेडी त्राही त्राही मचाते रहेंगे एंड लेटर ऑन थिंग्स विल हैपन दैट दे विल स्टॉप परचेसिंग दैट थिंग। सो यही चीज होने लगी। वंस द प्राइस started to rise, the profit margin of the trading company started to fall down. कंपटीशन बढ़ गया था, और इस सिचुएशन से निपटने का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट योर राइवल्स। फिर शुरू हुआ इंडियन ओशन अरेबियन सी में एक सिलसिला, फियर्स बैटल्स। अब ये चलता था यूरोप तक, ब्लॉकेड्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शिप्स को डुबा देती थी। नेवल ब्लॉकेड्स मतलब रास्ते पे नेवी, इनकी जो सी आर्मी होती है, वो बेसिकली जो सी के वॉरियर्स होते हैं, दे वेंट अहेड एंड ब्लॉक्ड द पाथ्स कि आपकी शिप्स यहाँ से नहीं जाएगी। वॉरफेयर चल रहे थे, युद्ध होने लगे थे। अब ट्रेडिंग कंपनीज की जो शिप्स आती थी दोस्तों, वो कैनन्स के साथ में और सोल्जर्स के साथ में आती थी, और इनमें इन कंट्रीज के पॉलिटिकल रिजाइम का भी हाथ रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट उनकी कंट्री को मिल रहा है। तो अब ये राइवलरी जो यूरोप में आपस में देशों की हुई थी, वो अब ट्रेडिंग कंपनीज में भी होने लग गई। अब धीरे से किसी तरीके से हमने अपने रिसोर्सेज बनाए, ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने रिसोर्सेज जमा लिए, कुछ शहरों को अपने एरिया में ले लिया। अब इन्होंने शुरू करा इन शहरों पे जो अटैक्स होते थे उनको सेफ गार्ड करने के लिए उन शहरों का फोर्टिफिकेशन करना। लेकिन भाई साहब, आप ट्रेडर हो, यू हैव कम टू दिस टेरिटरी टू डू ट्रेड। नाउ सडनली यू आर टेकिंग ओवर द लैंड, जो लैंड वहां के लोकल रूलर की है, और आप वो लैंड ले रहे हो, तो लोकल रूलर जो है वो रेजिस्ट करेगा। फिर शुरुआत होती है हमारे इंडियन रेजिस्टेंस की। यहां से हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहां से वो वॉरफेयर चालू होते हैं कि भाई साहब, आप मेहमान हो, आप बिजनेस करने आए हो। मान लो आपके घर पे कोई सेल्समैन आता है दोस्तों, कुछ ट्रेड करता है आपसे, और सडनली वो आपके घर पे एक एरिया में अपना घर बना के रहने लग जाए। सो दैट इज समथिंग व्हाट हैपेंड, एंड दैट वाज द फीलिंग एग्जैक्टली जो इंडियन लोकल्स जो थे, लोकलाइट जिन्हें कहते हैं, उनके मन में ये फीलिंग आने लगी। नाउ दिस फीलिंग लेड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लोकल पीपल एंड द ट्रेडिंग कंपनीज। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। यू कैन चेक मी ऑन इंस्टा, व्हाट्सएप, FB and many more things and places. So please go ahead and ask questions. Bye bye.